पाकिस्तान में पानी ने लगा दी है आग। सही सुना आपने। सिंधु जल समझौता सस्पेंड होने और चिनाव का पानी रोके जाने के बाद बूंद बूंद के लिए पाकिस्तान तरस रहा है। पाकिस्तान में आग लग गई है जब सिंधु की आवाम सड़कों पर उतर आई। सिंधु के गृह मंत्री जियाउल हसन लंजर का घर फूंक दिया गया है। इसके बाद सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारियों ने फायरिंग हुई जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। यह खून खराबा और बवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की शहबाज सिंध नदी पर नहर बनाने की तैयारी कर रही है, जिससे सिंध के लोग नाराज हैं। आरोप है कि नहर का पानी सिर्फ पंजाब प्रांत में जाएगा, इससे सिंध सूख जाएगा, सिंध में अकाल पड़ जाएगा। और यही वजह है कि आवाम सड़कों पर उतर आई है और शहबाज के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया गया है। भेदभाव का आरोप लगाकर बलूचिस्तान की तरह ही सिंध के लोग भी अलग अलग राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। और ऐसे में सवाल है कि क्या सिंध भी बांग्लादेश की राह पर चलेगा? क्या पाकिस्तान के कई टुकड़े होने वाले हैं? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में कई मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट गौर से देखिए। गुस्से की आग इस कदर धधकी कि पाकिस्तान में सिंध प्रांत के गृह मंत्री जियाउल हसन लंजर के घर फूंक दिए, कई वाहनों को जलाकर खाक कर दिए। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने घर की सुरक्षा में तैनात गार्ड्स को पीटा और ट्रकों को आग के हवाले कर दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ सिंध की आवाम ने कैसे मोर्चा खोल दिया, कैसे पाकिस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ आर पार का मन बना लिया। सिंध में यह भारी बवाल और खून खराबा पानी को लेकर हुआ। दरअसल पाकिस्तान सरकार की योजना सिंध नदी पर नहर बनाने की है। इससे सिंध प्रांत के लोग नाराज हैं। उनका कहना है कि सरकार उनकी जमीन और पानी छीन रही है। सिंध के लोगों का आरोप है कि इस परियोजना का सबसे ज्यादा फायदा पंजाब को होगा, जबकि निचले राज्य सूखे की चपेट में आ जाएंगे। इससे नाराज प्रदर्शनकारियों ने जब राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरना देने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें बंदूक के दम पर रोकने की कोशिश की, जिससे नाराज होकर लोगों ने सिंध के गृह मंत्री के घर हमला कर दिया। इस दौरान पाकिस्तान के सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारियों के बीच खूनी संघर्ष शुरू हो गया, जिसमें 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, जबकि पाकिस्तान के 6 सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। सिंध के लोगों ने पाकिस्तान की शहबाज सरकार के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया। दमन पर मुनीर की सेना के खिलाफ सिंध का गुस्सा बढ़ गया। पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात बनने लगे। ये हालात तो तब हैं जब भारत ने पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल समझौता सस्पेंड किया है। इससे ही पाकिस्तान की हलक सूखने लगी। कंगाल बदहाल पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरसने लगा। और मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब अफगानिस्तान ने भी पानी रोकने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान की ओर से जाने वाले पानी को रोकने के लिए अफगानिस्तान कुनार नदी पर डैम बना रहा है। अफगानिस्तान का कहना है कि इससे हमारी बिजली की जरूरतें पूरी होंगी और हम अपनी खेती में इसका इस्तेमाल करके पैदावार बढ़ाएंगे। तालिबान के जल और ऊर्जा मंत्रालय के प्रवक्ता मतीउल्लाह आबिद का कहना है कि इस डैम का सर्वे और डिजाइन तैयार हो चुका है। कुनाल दी सिंध का मस्ती न दरसनी जखड़े जका छिबिया दी खल्को दी वलस तवजूर तराउडी दी मुंगल निजाम ना लमिली तुजारानो ना दी अफगानिस्तान ला हस्ते व सरमायदारानो ना हिला व ख्वाहिश दार जोम दा छि दी कुनाल दी सिंध उबा दी पे खातिर ममहारवी छि मुंग चासर दुश्मनी को। कुनार नदी पर अगर डैम बनकर तैयार हुआ तो पाकिस्तान में 20% पानी की कमी हो जाएगी। कंगाल पाकिस्तान में अकाल पड़ेगा, लोग प्यासे मरेंगे, पानी की एक एक बूंद के लिए तरसेंगे। यही वजह है कि पाकिस्तान के सिंध बलूचिस्तान में शहबाज के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है। शहबाज और मुनीर की भेदभाव और कुचलने वाली नीतियों की वजह से सिंध और बलूचिस्तान के लोग अलग देश की मांग कर रहे हैं। सवाल है कि क्या पाकिस्तान फिर टुकड़े टुकड़े होने वाला है? क्या पाकिस्तान 3 टुकड़ों में बंटने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब पाकिस्तान को लेकर सिंध में एक तरह से जंग छिड़ गई है, सेना के बीच, पुलिस के बीच और आम लोगों के बीच।
समझने की कोशिश करेंगे कि अब क्या होगा। मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं, अमजद अयूब मिर्जा जो कि पीओके से मेरे साथ जुड़ेंगे, संजीव श्रीवास्तव विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ होंगे और अहमर मुस्तखान बलूच पत्रकार हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं राजन साहब के पास चलूंगा। राजन साहब, कैसे देखते हैं इस नई मुसीबत को जो पाकिस्तान के सामने आ खड़ी हुई है? मनोज जी, ये एक, अगर पाकिस्तान की, अगर आप सिंध की हिस्ट्री में जाएंगे और सिंध और पंजाब के बीच में हमेशा एक ब्लो हॉट और ब्लो कोल्ड का रिश्ता रहा है। और पाकिस्तान हमेशा पंजाबियों के फेवर में काम करता है, क्योंकि 80% जो टॉप लीडरशिप है पाकिस्तान की वो है पंजाबी। और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है, उनका प्राइम मिनिस्टर वगैरह, वो सारे पंजाब से हैं। तो अभी ये जो इंडस रिवर का जो प्रोजेक्ट इन लोगों ने निकाला है, 40 ताल कनाल प्रोजेक्ट, ये पानी पंजाब लेके जाने का इनका इसको प्लान था। और सिंध आज की डेट में वाटर डेफिशिएंट है। सिंध को उतना पानी नहीं मिलता है जितना इसको सिंध की रिक्वायरमेंट है। और इसीलिए हमने ये देखा है कि कोई भी अगर कोशिश की जाएगी कि सिंध के पानी को डाइवर्ट करने के लिए, तो वहाँ पे प्रोटेस्ट होंगे। जिस तरीके के प्रोटेस्ट अभी हम यहाँ पे इसको सिंध में अब देख रहे हैं, पहले भी होते आए हैं जी। ये पहली बार नहीं है। सिंध में हमने पहले भी प्रोटेस्ट देखे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, जैसे बलूचिस्तान में बलूचीज के साथ की जा रही है। तो एक, अगर आप पाकिस्तान गवर्नमेंट की अगर आप सोच के ऊपर नज़र डालेंगे तो आपको एक क्लैरिटी आएगी कि पाकिस्तान सरकार अपने सारे जो उनके प्रोविंसेस हैं वो उनको एक माप तोल से नहीं तोलती है, और कईयों को ज़्यादा आपको कंसेशन देती है, कईयों को कम कंसेशन देती है। और जब एक गवर्नेंस का रूल है कि आपको ट्रांसपेरेंसी अपने गवर्नेंस में इसको लानी चाहिए और सबको एक ही यार्डस्टिक से आपको जांचना चाहिए, और ये आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए चेतावनी है। बिकॉज अगर ये सेम सोच और सेम गवर्नेंस है पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की फौज, खास तौर पे मैं बोलूँगा, अगर वो इस तरीके की सोच रखती है और अपने जो फैसले, वो जो ये बहुत इम्पोर्टेंट फैसले हैं ये, और ये अगर ये ऐसे अपने फैसले करती रहेगी, तो जो आज बलूचिस्तान में हो रहा है जी, खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, कल ये सिंध में भी सिंध में होना शुरू हो चुका है। अगर एक मंत्री का घर जला दिया जाता है, वो धुआं हो रहा है, वो धू धू कर जल रहा है, तो आप सोचिए कि स्थिति कितनी भयावह है। अहमर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अहमर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अब सिंध भी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते पर चल पड़ा है? देखें, आपका बहुत शुक्रिया जी। जितना के बंटवारे से सिंध को नुकसान हुआ, शायद ही किसी और को बंटवारे से इतना नुकसान हो। हम तो देखें, पाकिस्तान के प्रोग्राम में शामिल ही नहीं थे रोज़े अव्वल से। हमें तो उन्होंने 7 महीने के बाद ज़बरदस्ती मिलाया था। लेकिन ये जो 3 सूबे हैं, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जिसका नाम इन्होंने रखा है, इसमें जितना के सिंधियों को और सिंध को ये जिन्ना मरदूद ने नुकसान पहुंचाया, ये सिंध तो जो देखें पाकिस्तान में शामिल ही नहीं होता। वहाँ एक बहुत ज़बरदस्त लीडर थे, उनका नाम था शहीद आला बख्श उमरो। उनसे हमारे बहुत अच्छे भी ताल्लुकात थे, करीबी। वो जो है, उनको जो है मई के महीने में 1943 में वो शहीद हो गए थे। वरना तो ये जो अंग्रेज का नाजायज औलाद है पाकिस्तान, वो इसको पैदा होने ही नहीं देते। वो शिकारपुर से थे,
उनका नाम शहीद अला बख्श उमरो था। आपके जो सिंध के लोग जो आए हैं हमारे पास, देखे कराची में जो सिंधी हिंदू थे, इंतहाई बेहतरीन किस्म के, पढ़े लिखे, इंतहाई कल्चर्ड, जानने वाले लोग। ये शिकारपुर में, हर जगह सिंध में जो हिंदू लोग थे, इंतहाई अच्छे सुलझे हुए लोग, ये चले गए। और पता नहीं ये जिन्ना और लियाकत अली खान कैसे मुसीबत सा कर गया ये लोग। और सिंध को तो बहुत नुकसान हुआ। आप देख लें, फिर सिंध से जो लीडरान थे, अगर भुट्टो, हालांकि भुट्टो ने भी जो है इन्हीं के फौजियों के बाद में आके, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ही था जिसने कहा कि हम घास खाएंगे लेकिन बम बनाएंगे। और फिर उनकी बेटी भी जो, उन्होंने भी जो ये जो अपने कश्मीरी पंडितों के खिलाफ जो जहर उगला, वो उन्होंने उगला। और उनको देखें क्या हुआ उनके साथ कर्मा। दोनों जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी उन्हीं फौजियों ने जो है जाके लटकाया, और उसकी बेटी को भी जहां उसको लटकाया था उसी के करीब ही उन्होंने, उन्हीं जनरलों ने ये जो जनरल अभी बन गए ना, फील्ड क्या कह रहे हैं अपने आप को, फील्ड मार्शल। देखिए ये मजाक की बात नहीं है। ये जो ड्रामा रचा रहे हैं फील्ड मार्शल का, इससे हिंदुस्तान के 1.4 बिलियन अवाम को इंतहाई ज्यादा खतरा है। इस वाले ढकोसले से हम बलोचों को इंतहाई ज्यादा खतरा है। इसको, ये जो फील्ड मार्शल है, इसके पास कोई फील्ड ही नहीं बचना चाहिए। इसके सारे फील्ड इसके हाथ से निकलना चाहिए। इसको जैसे नियाजी ने दस्तखत किए थे, हम वही देखना चाहते हैं दस्तखत करते हुए। इनके जो है ना पिंडी, लाहौर, ये जो अपने आप को बदमाश समझ रहे हैं, सिंध आज जाग चुका है। सिंध के लोग के साथ इन्होंने जो ज्यादतियां की हैं, वहां पे 3, 4, 500 जो वडेरे हैं, उन्होंने ही सारे के सारे पंजाबी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और तमाम तरह की भावनाएं भी आपकी दिखाई दे रही है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बलूचिस्तान के बाद सिंधिस्तान की मांग भी तेज हो गई है। सिंध प्रांत में पाकिस्तानी आर्मी का भारी विरोध हो रहा है। पाक आर्मी के सामने लगाए गए हैं सिंधिस्तान के नारे, अलग से नारे लगाए जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि अभी जंग लड़कर आ रहे हैं, नहीं नहीं तुम हमारे दुश्मन हो। इस तरीके से ये नारे भी लगाए जा रहे हैं और ये कमेंट भी किए जा रहे हैं। नहीं नहीं जंग नहीं, और क्या है? तुम हमारे दुश्मन हो। ढेड़ो ढेड़ो चलाओ गोली चलाओ। जंग लड़के आ रहे हैं। नहीं नहीं जंग नहीं, और क्या है? तुम हमारे दुश्मन हो। ढेड़ो ढेड़ो चलाओ गोली चलाओ। तो अहमद अयूब मिर्जा साहब हमारे साथ जुड़े, मैं उनके पास चलूंगा, लेकिन उसके पहले मैं संजीव श्रीवास्तव साहब के पास जाता हूं। संजीव साहब, ये एक संकेत आपने देखा कि जब वहां पर आग बुझाने के लिए, वहां के हालातों को संभालने के लिए पुलिस और सेना पहुंची और उन्होंने कहा कि भाई हम जंग लड़कर आ रहे हैं, इस बात को समझो, तो सिंध के लोगों ने कहा कि आप हमारे दुश्मन हो, आप कहीं से भी आ रहे हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है। ये जो 6 नहरें बनाने का फैसला है, और 6 नहरों में एक संकेत ये है कि ज्यादातर पानी बलूच और सिंध की जगह वो पंजाब प्रांत में चला जाएगा। लोगों का साफ कहना है कि ये पानी हमारी रगों में बसता है, इस पानी को तो हम नहीं जाने देंगे, खून बहा देंगे। जी जी, देखिए ये जो चोलिस्तान वाटर कैनाल प्रोजेक्ट है, और इसमें इसको लेकर के सिंध के लोगों के अंदर बहुत ही पहले से ही गुस्सा रहा है। और वाटर का जो रिसोर्स है, वो जाहिर है कि सिंध के लोग इसके महत्व को जानते हैं, उनके लिए कितना जरूरी है। लेकिन इसका जो बंटवारा जिस तरीके से एक बेहद अन्यायपूर्ण तरीके से किया जाने का प्लान है, उसको लेकर के सिंध के लोग पहले से इसका विरोध कर रहे थे। और इस 6 नहरों को बुलाने का जो प्रोग्राम है, वो मेरे असेसमेंट के मुताबिक आगे नहीं बढ़ सकता। और भारत ने भी अब एक बड़ा जो एक डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक स्ट्राइक जो भारत ने की, और इन नहरों का जो पानी है वो भारत के जो इंडस वाटर रिवर सिस्टम से ही जाना था, सिंध और सतलज से। तो ये जो पाकिस्तान को बड़ी चुनौतियों का सामना आंतरिक रूप से भी करना पड़ रहा है, और भारत के ऊपर एक कायराना हमला करके उन्होंने अपने लिए एक बड़े संकट को अपने ऊपर सिर मोल ले लिया है।
तो अब उसको पाकिस्तान के हुक्मरानों को इसकी जो कीमत है पहलगाम के जो आतंकी हमले की और भारत को आतंक के माध्यम से टारगेट करने की, वो इस रूप में भी अब चुकानी पड़ रही है। और जहां तक सिंध के लोगों की बात है, तो जाहिर है कि पाकिस्तान के ये जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले जो हुक्मरान हैं, वो सिंधी लोगों के ऊपर भी दमन करते रहे, शोषण करते रहे। जैसे कि हमारे साथी जो जुड़े हैं उन्होंने इस बात को बताया भी। और उसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि चाहे वो बलूच हो, चाहे वो पश्तून हो, चाहे वो हमारे कश्मीरी लोग हो, चाहे वो सिंध के लोग हो, सभी जो है पाकिस्तान के हुक्मरानों के सेकेंडरी ट्रीटमेंट की वजह से, उनके दोयम दर्जे के व्यवहार की वजह से वो त्रस्त रहते हैं। और सिंध के बारे में तो मैं विशेष रूप से वहाँ की जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनकी हालत तो बेहद खराब है। खासकर जो सिंध देश सिंध प्रोविंस में जो पाकिस्तान का है, उसमें सबसे ज्यादा हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते हैं। लेकिन उन हिंदू कम्युनिटी के लोगों के साथ जिस तरीके की प्रताड़ना की जाती है, बच्चियों को अगवा कर लिया जाना, जबरन उनका निकाह कर देना, धर्म परिवर्तन कराना, और जिसमें कि कट्टरपंथी और वहाँ के स्टेब्लिशमेंट के लोग मिलकर के काम करते हैं। तो ये जो रिलीजियस माइनॉरिटीज की तो हालत बेहद खराब है, हिंदू कम्युनिटी की हालत तो बेहद इन्होंने खराब की है। और सिंध में जाहिर है कि इन सारे वजहों से भी एक बहुत ही जबरदस्त आंतरिक असंतोष है, एक गुस्सा है, और सिंध देश की मांग वहां पर बहुत पहले से चल रही है, सब जानते हैं। तो ये जो पाकिस्तान के वर्तमान में ये जो हालात हैं, वो पाकिस्तान के हुक्मरानों का ही क्रिएशन है। और ये पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अपने जो एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट को जिस तरीके से उन्होंने दिया है एथनिक माइनॉरिटीज को, रिलीजियस माइनॉरिटीज को, उसका परिणाम ये हो रहा है मनोज जी की ये जो राष्ट्र है अब विखंडन की तरफ तेज गति से आगे बढ़ रहा है। और अभी ये जो जनरल मुनीर जो फील्ड मार्शल मुनीर बन गए हैं, वो उन्होंने एक साजिश के तहत अपनी जो आंतरिक जो चुनौतियां थी, आंतरिक जो पाकिस्तान के जख्म थे, उसके ऊपर पर्दा डालने का काम किया। उसका इलाज उन्हें करना चाहिए था, उसकी समस्याओं को एड्रेस करना चाहिए था कि सिंधी लोगों की क्या समस्याएं हैं, उनके क्या ग्रीवांसेस हैं, बलूचों के क्या ग्रीवांसेस हैं, पश्तूनों के क्या ग्रीवांसेस हैं। उसको एड्रेस करने के बजाय उन्होंने उनके रोष और गुस्से को एक डाइवर्ट करने, एक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स के तहत उन्होंने भारत के फ्रंट पर इतनी बड़ी साजिश रच डाली। और ये सोच करके ये कि 26/11 वाला भारत है कि कोई कुछ नहीं करेगा और सारा टेंशन वहां चला जाएगा। तो ऐसे में ये हुआ नहीं। और ये जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने, कि पाकिस्तान ने कल्पना भी नहीं की होगी कि हम किस तरीके का रिस्पॉन्ड करेंगे। तो जाहिर है कि आप पाकिस्तान ने चौतरफा मुसीबत मोल ले ली है, डाइवर्जनरी टैक्टिक्स भी काम नहीं करेगी। और लोग जो टीटीपी हो, चाहे BLA BLF हो, सीधा सीधा पाकिस्तान की फोर्सेस को टारगेट कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि चाहे वो फील्ड मार्शल बन जाए और चाहे वो राष्ट्रपति बन जाए, पाकिस्तान की जो आंतरिक हालात हैं वो लगातार बद से बदतर होते जाएंगे। बिल्कुल बदतर होती जाएंगी। संजीव जी आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वही हालत हम बलूचिस्तान में देख रहे हैं, वही हालत खैबर पख्तूनख्वा में देख रहे हैं, और अब सिंध में भी वही स्थिति हो रही है। बड़ी तस्वीर ये आ रही है कि पाकिस्तान के सिंध में गृह मंत्री के घर पर फायरिंग हो गई है। प्रदर्शनकारियों ने मंत्री के घर पर फायरिंग कर दी है। मंत्री जियाउल हसन लंजर के घर पर तोड़फोड़ की गई है। घर की सुरक्षा में फिलहाल तैनात कर दिए गए हैं तमाम सारे गार्ड्स, और जिन गार्ड्स को तैनात किया गया है उन गार्ड्स को भी लोगों ने जमकर पीटा है, उनकी पिटाई की है। देखिए आप देख सकते हैं कि स्थानीय लोग इतने ज्यादा नाराज हैं कि वो घरों से AK-47 निकालकर फायरिंग कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, तस्वीरें देखिए। हाउस ते हमलो कयो था यार, वडे रेरा असां पहुता आहियूं, इथां कब्जा खाली कराए से हथियार हाउस को बाहर ॾिठी न असां हथियार वॾो आहियूं, सामरा घेना आहियूं। हाणे भेण जे चुप हाणे 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 ए वॾे वॾे हमरा वठी आ किथे आहिनि वॾेरा बाबा सब पहुते आप कल्पना कर सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि मंत्री के घर पर हमला किया जा रहा है। अहमद साहब, मंत्री के जो सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए उनकी पिटाई की गई है, पब्लिक नाराज हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान को भी पता है कि सिंध में भी पानी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन पंजाब प्रांत का जो 1.9 मिलियन हेक्टेयर बंजर जमीन है
उसे वो उपजाऊ बनाना चाहती है, जबकि सिंध के लोग कह रहे हैं कि हम पानी का संकट झेल रहे हैं, हमारी भी कृषि स्थिति ठीक नहीं है, खेती के लायक हमारे पास पानी नहीं है। तो जब आप यहाँ से पानी चले जाओगे, बलूच का पानी ट्रांसफ़र कर दोगे, सिंध का पानी आप ट्रांसफ़र कर दोगे और 1.9 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन आप पंजाब प्रांत की सिंचित करोगे, जबकि आपको यहाँ की चिंता नहीं। और इसी बात का गुस्सा है जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। अहमद साहब देखें, ये जो सिंध से इन्होंने जो ISI और फौज ने एक आदमी को मुसल्लत किया हुआ है जिसका नाम आसिफ अली जरदारी है, उसने जो उनकी जो पार्टी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उस पर कब्जा कर दिया है। वो जो है भुट्टो की पार्टी थी, ये तो जरदारी है। और ये तो इसको तो जो है इसकी जो है कहते हैं लॉटरी इसकी लग गई जब इसकी माँ जो थी टिम्मी जरदारी, उसकी नुसरत भुट्टो से बचपन से दोस्ती थी। उन्होंने इनकी कोई ये, वरना इसका तो शक्ल नहीं था कि ये बेनज़ीर भुट्टो से इसकी शादी होती। ये तो इंतहाई घटिया आदमी है। ये तो कराची में इनका एक जगह होता था, वहाँ पे ये बैठ के गंदी मूवियाँ देख रहा होता था आसिफ अली जरदारी। इसका तो बिल्कुल ये घटिया आदमी है। इसके पास कोई इस किस्म का इसका बैकग्राउंड नहीं है। देखें, अब इनका जो है बेटा वो बिलावल, वो समझ रहा है कि जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अयूब खान ने अपना बेटा बनाया था, शायद ये आसिम मुनीर जो है उसको अपना बेटा बनाएगा। उसके बेटा बनने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि वहाँ उसकी पंजाबन बेटी ऑलरेडी मौजूद है, मरियम नवाज शरीफ। अब ये जो है बेचारा, आप लोगों ने जो भेजे हैं लोग जो जा रहे हैं बाहर मुल्क, ये इनकी दहशतगर्दी को बताने के लिए, तो ये जाके जो है काउंटर नैरेटिव बताना चाहते हैं। बिलावल जरदारी, ये अपने नाम के साथ बीच में भुट्टो लगाया हुआ है। ये तो भुट्टो नहीं है, जरदारी है। सिंध के अवाम के में इनके खिलाफ शदीद नफरत है। आपको मालूम होगा कि इनके जो कज़न है अली हसन जरदारी, वो जो वहाँ के जेल के वजीर हैं, ये आसिफ जरदारी के कज़न हैं, उनके ऊपर भी हमला हुआ है। अब देखें, सिंध के लोग जो हैं, सिंध के अवाम को कुछ भी ये वडेरों के तरफ से नहीं मिला। ये वडेरे जो ISI के साथ काम करते हैं, ये 400-500 लोग जो वडेरे हैं, इनको जो है इन्होंने सिंधी अवाम को कुछ भी नहीं दिया आज तक। सिंध के अवाम जो है पाकिस्तानी फौज के साथ और इन वडेरों के साथ सख्त नफरत करते हैं। और आज वो वक्त आ गया है जब भारत के साथ इन्होंने पंगा लिया है। ये अपने आप को फील्ड मार्शल कह रहे हैं कि जैसे हम जीत गए, कह रहे हैं कि हमने अपना बदला उतार दिया है 71 का। ये बेगैरत लोग हैं। 71 में इनके 93,000 फौजी अपने जो है पतलूने डाका पलटन मैदान में इनके पतलूने उतारी गई थी। आज इन्होंने अगर एक राफेल गिरा दिया तो कौन सा असर पड़ा? सिंध के लोग ये नारे लगा रहे थे कि भाई राफेल अगर एक गिर गया तो क्या हुआ, अभी फिल्म तो चालू होगी। जो फिल्म जिसका वायदा श्री राजनाथ सिंह ने किया है, वो फिल्म को जल्दी शुरू होना चाहिए। देखें, आप अगर सीज फायर की बात करेंगे ना, तो ये हम सबको बहुत दचका होगा। सिंध के लोगों को, बलूचिस्तान के लोगों को, पश्तूनिस्तान के लोगों को कहेंगे। और ये जो है, ये बुज़दिल, ये जो पिटने वाली फौज जो है, फिर वो इसको ऐसी बताएगी मार खाने के। इनको अभी भी इनका टेक्निकल नॉकआउट हुआ है। ये अभी जो 4 दिन की थोड़ी सी झड़पें हुई है, उसको ये बता रहे हैं कि हम जीत गए हैं। देखिए, ये बहुत खतरनाक बात है। ये बहुत खतरनाक बात है। अब हम पूरे अवाम के लिए, साउथ एशिया के लिए, कि पाकिस्तान के जल्लादी फौज ये बताएं कि हम जीत गए। वो और प्रोपेगेंडा पर काम करना पाकिस्तान का हमेशा से ये आदत रही है, वो करता रहेगा। राजन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। राजन साहब, अगर देखा जाए तो सिंध एक ऐसा प्रांत है जिसमें 40% पानी की कमी अभी है। पंजाब में करीब 15% है। लेकिन जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है पानी को लेकर, उसमें सिंध में चाहे वो राजनीतिक दल हो, किसान संगठन हो, नागरिक संगठन हो, सभी लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी के लोग भी सड़कों पर आकर विरोध कर रहे हैं। तो क्या अगर PPP भी विरोध कर रही है, तो आने वाले समय में कोई राजनीतिक अस्थिरता का दौर, एक और दौर सिंध से होकर निकल सकता है क्या? देखिए, बहुत ये आपने बड़ी बात अभी करी है, क्योंकि पाकिस्तान की अगर आप इतिहास में भी जाएं तो ये जितने भी ऐसे
प्रोटेस्ट शुरू होते हैं वो बाद में एक तख्ता पलट की तरफ जाते हैं और एक मेजर चेंज जो पाकिस्तान की लीडरशिप है उसकी तरफ जाते हैं। अब आप पाकिस्तान की इकोनॉमी देख लीजिए, एग्रीकल्चर इकोनॉमी है जिसको एग्रीगेरियन इकोनॉमी बोलते हैं। 24% जीडीपी पाकिस्तान का एग्रीकल्चर से आता है और 68% जॉब्स जो हैं आज पाकिस्तान में वो एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप एक सीधी तरीके से लोगों की पेट के ऊपर लात मार रहे हैं जी। आप उनके जॉब्स के ऊपर लात मार रहे हैं, क्योंकि अगर आप वहां से पानी अपना लेंगे तो जो वो अपनी खेती कहाँ करेंगे, उनके पास पानी नहीं होगा। 18 मिलियन हेक्टेयर लैंड आज सिंध में है जिस पे खेती नहीं हो पा रही है और पानी की वजह से हो पा रही, जैसे आपने बताया 40% डेफिशिएंट है पानी। तो ये जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, पानी एक ऐसी चीज़ है जो आने वाले वक्त में लड़ाइयाँ भी करा सकता है। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो एक कंट्री अपने इंटरनल मैकेनिज्म्स को, अपने इंटरनल लोगों को, अपनी आवाम को खुश नहीं रख पा रही है, अपने आवाम की ज़रूरतों की तरफ नहीं उसका तवज्जो है, और वो एक बाकी अपनी बड़ी अनाउंसमेंट, उसको फील्ड मार्शल बना दो, उसको फलाना कर दो, उससे पाकिस्तान का क्या आपका फ़ायदा होने वाला। इसीलिए अभी जो IMF लोन है जो पाकिस्तान को $1 बिलियन की इंस्टॉलमेंट थी, उस पर अभी क्यों रोक लगी है, क्योंकि उसमें और 11 कंडीशंस डाली गई हैं जिसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट को अपने सब्सिडीज़ की तरफ देखना पड़ेगा कि अपनी सब्सिडीज़ को कम करना पड़ेगा, और जो ये पैसा IMF से उसको मिला है उसको डेवलपमेंट स्कीम्स में लगाना पड़ेगा। उसको पाकिस्तान को दिखाना पड़ेगा कि कौन सी स्कीम में कौन सा पैसा लग रहा है। बिकॉज IMF को एक बहुत डाउट है, शक है कि ये जो पैसा है ये आतंकवाद की तरफ ना जो पाकिस्तान गवर्नमेंट इसको डाइवर्ट करे। तो इसीलिए अभी जो आने वाली सिचुएशन में देख रहा हूँ पाकिस्तान में, अभी कुछ बात अपने ये भी हो रही है कि शहबाज शरीफ को निकाल के मरियम को शायद प्राइम मिनिस्टर बनाने की कोशिश हो रही है। वो बातें भी पाकिस्तान में चल रही हैं, और जिस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी को इस प्राइम मिनिस्टर ने चलाया है शहबाज शरीफ ने, वो एक क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तान की फर्दर अपना डेवलपमेंट के लिए। और आने वाले वक्त में मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान में और भी प्रॉब्लम्स आने वाली है, क्योंकि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को हम इससे अलग नहीं कर सकते। ये 3 प्रांत हैं जो आने वाले वक्त में पाकिस्तान का बंटवारा करेंगे, जो एक इसको बल्कानिस्तान हम बोलते हैं ना, बैल्कनाइजेशन। ये पाकिस्तान की बैल्कनाइजेशन होने वाली है, जैसे बाकी अपना मुल्क अलग हुए थे, बांग्लादेश अलग हुआ था। इसको मुझे ऐसा एक संकेत आ रहे हैं कि पाकिस्तान अगर इस सिचुएशन को अभी कंट्रोल नहीं करेगा और जो अभी सिंध की प्रॉब्लम है उसको, लोगों की प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करेगा, तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान के 4 टुकड़े निश्चित है, निश्चित दिखाई दे रहे हैं, और तमाम सारी सबूत भी इसके हवा में तैर रहे हैं। संजीव जी मेरे साथ मौजूद हैं। संजीव जी, कभी कभी ये कहावत भी है ना कि बिल्ली आ जाती है तो कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है। पाकिस्तान की स्थिति यही है, उसको लगता है कि नहीं मेरे सामने कुछ नहीं है, मैं सुरक्षित हूँ। पाकिस्तान की स्थिति कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है। बलूचिस्तान में सबको स्थिति पता है, खैबर पख्तूनख्वा की स्थिति पता है, सिंध में स्थिति ये हो गई है कि मंत्री के घरों में आग लगाई जा रही है, लोग सड़क पर उतर कर आ रहे हैं। सेना इस बात की दुहाई दे रही है कि भाई अभी अभी तो हम जंग से आए। उन्होंने कहा कोई जंग से नहीं आए, हम तुम्हारे दुश्मन हैं। लेकिन जिस बात का जिक्र अभी राजन साहब कर रहे थे कि किसी भी देश में तख्ता पलट होता है तो वो कहीं ना कहीं उसका रास्ता जनता के विद्रोह से ही निकल कर आता। हमने हाल ही में बांग्लादेश में देखा कि एक आंदोलन आरक्षण को लेकर शुरू हुआ, और वो छात्रों का आंदोलन आरक्षण को लेकर शुरू हुआ, और कब उसने देश की सत्ता को बदल दिया पता ही नहीं चला। मुझे लगता है कि क्या शहबाज शरीफ को लग रहा है या
अंदर ही अंदर कुछ है जो काम कर रहा है, या तो वो डीप स्टेट हो सकता है या कोई और हो सकता है। अभी हाल के दिनों में इमरान खान की पार्टी के लोग भी सड़कों पर उतरे, तो उन लोगों को तो आपने दबा दिया कि चलो भाई राजनीतिक पार्टी के लोग कार्यकर्ता हैं, लेकिन ये जो जनता का विद्रोह है, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि कुर्सी हिला देगा? निसंदेह देखिए मनोज जी, यदि ये पाकिस्तान के हुक्मरान वहाँ की जनता की भावना को समझें और उसे जानने की कोशिश करें कि वो क्या सोच रहे हैं, तो वहाँ पे जाहिर है कि ये सवाल जनता उनसे पूछेगी कि आप ये जो युद्ध में जो आप कह रहे हैं कि अभी हम युद्ध से आ रहे हैं, जंग से आ रहे हैं, युद्ध में गए ही क्यों थे? क्या कारण था कि युद्ध में आप गए? युद्ध आपने शुरू ही क्यों किया? आपके अंदर ही देश में जब इतनी ज्यादा तबाही और बर्बादी की स्थिति है और इतने ज्यादा आंतरिक समस्याएं हैं, तो उसको आपको एड्रेस करना चाहिए था। और ये आप भारत के ऊपर इस तरीके की साजिश रच करके पहलगाम का हमला करा करके और भारत जैसे एक महाशक्ति के साथ एक युद्ध मोल लेकर के आपने अपने पैर के अपने सिर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है, और इसका जो खामियाजा है अल्टीमेटली जनता ही भुगतेगी। ये हुक्मरान तो युद्ध के बाद वो जनरल से फील्ड मार्शल हो गए हैं, लेकिन जनता की क्या किस स्थिति में पहुंच गई है ये वहाँ की जनता बताएगी। लेकिन ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, ये वहाँ की जनता के साथ हमेशा से दोयम दर्जे का ट्रीटमेंट करते रहे हैं, और अल्टीमेटली ये जनता को उन्होंने मूर्ख बनाने का, जनता को गुमराह करने का, उनकी आंखों में धूल झोंकने का ही काम किया है। अभी ये जो पहलगाम का जो पूरी साजिश है, वो फिर से जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए की गई थी। ये जो अपनी जो पदोन्नति करना, जनरल से फील्ड मार्शल बन जाना, ये सब कुछ जनता को ये दिखाने के लिए किया जा रहा है कि वहाँ पर सेना ही सब कुछ है, सेना ही वहाँ पर सारी स्थितियों को कंट्रोल कर सकती है। लेकिन मैं ये अवश्य मनोज जी कहूँगा कि ये जो जनता की आंखों में धूल झोंकने का जो काम वहाँ के हुक्मरानों ने किया है, वहाँ के रियल रूलर्स ने किया है, वो ज़्यादा लंबे समय तक इसे नहीं कर पाएंगे। और जनता तो अब सीधा सीधा कह रही है कि आप हमारे दुश्मन हो, हमसे क्या लेना देना, आप युद्ध से आओ, जंग से आओ, कहीं से भी आओ, हमसे आपसे कोई मतलब नहीं है। ये जो जिस तरीके की एक जो अलगाववादी जो एक मांग है, जो जिस तरीके से उनके प्रति कोई भावना नहीं रह गई है, रादर एक शत्रुता की भावना जनता के अंदर पैदा होती जा रही है, वो पाकिस्तान के विखंडन का कारण बनेगी। और ये जैसा कि जनरल साहब ने कहा, ये 4 क्या 5 भागों में विभाजित होगा। इनके पास जो अगर कुछ बचेगा तो ये पंजाब और उनका जो वही प्रोविंस एकमात्र है जो उनके पास रहेगा। शेष सारे जो 4 भाग हैं वो सब में अलग अलग होंगे। और जाहिर है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तो वो अपने मूल स्थान भारत में आएगा ही, लेकिन अन्य जो 3 जगहें हैं, बलूचिस्तान, सिंध देश और पश्तूनिस्तान, वो एक स्वतंत्र राष्ट्र बनेंगे। तो ये जो पूरी स्थिति है वो पाकिस्तान विखंडन की तरफ बढ़ रहा है। और इसके लिए अगर कोई सिर्फ और सिर्फ कोई जिम्मेदार अगर संस्था है तो वहाँ की जो सेना है, वहाँ की सेना के जनरल्स हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की जो अवाम के साथ सबसे बड़ा छल, सबसे बड़ा धोखा किया है। डे 1 से वहाँ के लोगों को अंधेरे में रखा है। कोई भी अगर जमहूरियत का नेता कभी खड़ा होने की उसने कोशिश की तो या तो फांसी के फंदे पर चला गया, या उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, पतली गली से विदेश भेज दिया गया, या अगर ज़्यादा उसने रेसिस्टेंस करने की कोशिश की तो वो जेल में बंद है। इमरान खान जेल में बंद है। इमरान खान ने ये दिखाने की कोशिश की कि उनके पास भी कोई सत्ता है। 3.5 वर्षों के शासनकाल के बाद जब उन्होंने अपने आप को एसर्ट करने की जरा भी कोशिश की तो फिर जनरल बाजवा ने उनको आईना दिखा दिया कि आपकी स्थिति है और आप अपनी सत्ता त्यागिए और आप अपने सही जगह पे पहुंच जाइए, और जेल में वो बंद है। तो ये जो पूरी पाकिस्तान की स्थिति है उसके लिए वहाँ की जो सेना है जिम्मेदार है। सबसे बड़े गुनाहगार वही सेना ही है। और जब तक, जैसा कि हम कहते हैं, आपके चैनल पे हम कितनी बार कहा है कि पाकिस्तान की सेना के पास एक देश है। देशों के पास सेनाएं होती हैं, लेकिन इस सेना के पास उसके कब्जे में एक देश है, और जब तक ये देश उसके कब्जे में, सेना के कब्जे में रहेगा, तब तक हालात ऐसे ही दिखाई देते रहेंगे। अमजद अयूब मिर्जा साहब पीओके से हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक्टिविस्ट है। अमजद साहब, मुझे याद है बिलावल ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि अगर हिंदुस्तान सिंध नदी का पानी रोकेगा तो उसमें खून बह जाएगा, खून की नदियां बहेंगी। अब ये जो बयान तो उन्होंने दे दिया, लेकिन उनके अपने इलाके में अब वहीं की जनता कह रही है कि अगर सिंध का पानी रोका गया और वो पंजाब प्रांत में भेजा गया तो हम खून की नदियां यहां पर बहा देंगे, उनके अपने इलाके में। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। असल में बिलावल भुट्टो ये बताना भूल गए कि किसका खून बहेगा।
जी। वो पाकिस्तानी फौज का खून बह रहा है इस वक्त बलूचिस्तान में। आज भी 40 पाकिस्तानी फौजी बम धमाके में वहाँ मरे हैं। और इसी तरह सिंध जो है उसमें आप देखें कि अब ये नौबत आ गई है कि जो वहाँ के मिनिस्टर्स हैं उनके घर भी अब सुरक्षित नहीं हैं और उनको आगे आग लगाई जा रही है। कल एक मिलिट्री कॉन्वॉय को सिंध के आम लोगों ने, देहाती लोगों ने रोक दिया, आगे नहीं जाने दिया। 8-10 उसमें ट्रक थे, फौज थी, नहीं जाने दिया उनको आगे और उनके सामने नारे लगाए और वीडियो बनाई कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। कल पुलिस वालों को भी उनसे डंडे छीन के उनको मारा गया। तो सिंध अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। सिंध में पाकिस्तान की रिट जो है वो ख़त्म होती चली जा रही है। बलूचिस्तान में तो पाकिस्तान की रिट वैसे ही ख़त्म हो चुकी है। अब देखना ये है कि जो ऑब्जेक्टिव कंडीशंस हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के टूटने के लिए या बलूचिस्तान की आज़ादी और सिंधु देश की आज़ादी के लिए, वो ऑब्जेक्टिव कंडीशंस इस वक्त बिल्कुल राइट है, लेकिन वो माली नहीं है जो उस फल को उतार सके। यानी सब्जेक्टिव विल जो है नेबरिंग कंट्रीज की, वो क्रिमिनल का तो मैं लफ्ज़ यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन वो मिसिंग है और वो उसकी बड़ी सख्त ज़रूरत है। इस वक्त हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, ये कंट्रीज जो है ये बहुत मैटर करती हैं और इस वक्त अगर गफलत की बलूचिस्तान और सिंध की मदद करने में, अगर हमसाये मुल्कों ने गफलत की तो फिर वही बात आ जाएगी कि लम्हों ने ख़ता की, सदियों ने सज़ा पाई। इस वक्त जो है वो ज़रूरत इस बात की है कि इंडिया शुड पुट इट्स फुट डाउन। देखिए ऑपरेशन सिंदूर है, ये तो नहीं होता कि सिंदूर एक दिन के लिए लगता है या 2 दिन के लिए लगता है। सिंदूर तो जिंदगी के लिए लगता है, जब तक साथी जिंदा है सिंदूर लगेगा। तो इसी तरह से ये सिंदूर ऑपरेशन जारी रहना चाहिए जब तक ये हमारे बगल में जो नर्ग है ये ख़त्म नहीं हो जाता। वरना हम जितना मर्जी स्प्रिंट करें इकोनॉमिक पावर बनने के लिए, जब तक हमारे जूते में ये पाकिस्तान का कंकर मौजूद है, ये हमें रोकता रहेगा, हमें हमारी अटेंशन डाइवर्ट करता रहेगा। तो इसलिए पाकिस्तान का अंतिम संस्कार करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है और वंस एंड फॉर ऑल जान छुड़ाएं देखी जाएगी। जी राजन साहब, देखिए आपने अमजद साहब को भी सुना, बलूचिस्तान से भी यही आवाज़ आ रही है, सिंध से भी यही आवाज़ आ रही है, POK से भी यही आवाज़ आ रही है कि हिंदुस्तान को ये जो ऑपरेशन सिंदूर है भले ही स्थगित कर दिया गया है, अभी ख़त्म नहीं किया है, लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर को बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि जब तक पाकिस्तान के 4 टुकड़े नहीं करेंगे पाकिस्तान सुधर नहीं सकता है। वो भले ही कुछ समय के लिए शांत हो जाएगा, लेकिन फिर वो आतंकवादी घटनाएं करेगा, फिर वो अपनी सरजमी से आतंकवादियों को हमारे देश में घुसपैठ कराएगा, वो सुधरने वाला नहीं है। तो आप भी मानते हैं कि हिंदुस्तान को इस बारे में बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए? मनोज जी, कोई शक नहीं है, बिकॉज आज आपने देखा हमारा एक डेलीगेशन 36 कंट्रीज में गया हुआ है पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए जी। एक ऑल पार्टी डेलीगेशन है, अक्रॉस पार्टी लाइंस, वो जो एकता एक देश में होनी चाहिए आज दिखाई दे रही है। डिफरेंट पार्टीज़ के लीडर को डिफरेंट एरियाज़ में नियुक्त किया गया है और एक वर्ल्ड की ओपिनियन को ट्रांसलेशन की ज़रूरत है, क्योंकि आज पाकिस्तान जिस तरीके से मीडिया का पाकिस्तान ने डोमिनेशन किया हुआ है, ख़ास तौर पे वेस्टर्न मीडिया में देखता हूँ और मैं पढ़ता हूँ, और उसमें काफ़ी पाकिस्तान मूल के पत्रकार हैं जो काम करते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, इस तरीके के, और वो एक नैरेटिव पाकिस्तान का एक वर्ल्ड को दिखा रहे हैं जो एक गलत नैरेटिव है, और इसीलिए इस नैरेटिव को काउंटर करने की बहुत ज़रूरत है। और मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूँ हमारी गवर्नमेंट को कि ये एक जो ऐसी अभी स्ट्रैटेजी अपना लगाई गई है कि 36 इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ को एड्रेस किया गया है। अब जो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं, अब देखिए हम भारत अकेले इसको विजय नहीं पा सकता है, और राइटली अमजद साहब ने बोला अफ़गानिस्तान एक बहुत बड़ा इसमें प्लेयर है, और अफ़गानिस्तान बॉर्डर में अफ़गानिस्तान को मजबूर करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे ये जो बाकी जो पावर्स है ना, ये जो पाकिस्तान को
इस अपीज कर रही हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स है कि हम पाकिस्तान से भी ट्रेड करेंगे, भारत से भी ट्रेड करेंगे, हमको इक्वेट कर रहे हैं पाकिस्तान और भारत को। अब इन देशों को भी सोचने की ज़रूरत है और इसलिए मुझे लगता है कि मिलिट्री एक्शन से पहले एक डिप्लोमेटिक एक्शन ज़रूरी है। पूरे एक वर्ल्ड की ओपिनियन बनानी ज़रूरी है कि आज पाकिस्तान एक पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा बन चुका है। और अगर मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स दूं, दुनिया में कहीं पर भी दहशतगर्दी अगर कोई भी हमला होता है जिसमें अल-कायदा और आईसिस जो एक दो प्रोमिनेंट टेररिस्ट ग्रुप हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर हमला करते हैं, वो सारे जो हमलों की प्लानिंग है वो पाकिस्तान से ओरिजिनेट होती है। वेस्ट को भी पता है इसके बारे में, पर उसको मुझे ऐसा लगता है कि अब जो उनके नेशनल इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, जो एक ज्योग्राफिकल एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है पाकिस्तान, जिसमें ग्वादर पोर्ट, कराची पोर्ट और आपके इंडियन ओशन, अरेबियन सी में ये निकलता है, अफगानिस्तान के साथ है, ईरान के साथ। इसको यूएसए क्यों पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा है? बिकॉज वो जानता है कि आने वाले वक्त में अगर उसको ईरान के ऊपर प्रेशर डालना पड़े तो पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी जो भी आपकी जो पॉलिटिकल सोच है, इसको आपको अलग करना चाहिए और आपको देखना चाहिए कि आज पाकिस्तान में हो क्या रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी आपकी कैसे आपका चल रही है, गवर्नेंस कैसे चल रही है और पाकिस्तान किस तरीके से उधार लेकर घी पी रहे हैं। वो तो पूरे देश को, दुनिया को पता है कि वो उधार लेकर घी पी रहे हैं। चलते हुए युद्ध में भी कहने लगे कि साहब पैसा दो वरना हमें परेशानी हो जाएगी। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, सिंध के लोगों ने शहबाज शरीफ को चेतावनी दे दी है कि नहर परियोजना अगर नहीं रोकी गई तो सड़कों पर उतरेंगे, हिंसा हुई तो शहबाज सरकार इसकी जिम्मेदार होगी। शहबाज सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है, वो हमको पाकिस्तान का समझ ही नहीं रही। सिंध प्रांत से ये आवाज़ आ रही है, लोग सड़कों पर निकल कर आ रहे हैं, पुलिस को मार रहे हैं, सेना के जवानों को मार रहे हैं, यहाँ तक कि मंत्रियों के घरों में आग लगा दी जा रही है। उनकी मांग यही है कि खुद सिंध प्रांत में करीब 40% पानी की कमी है, जबकि पंजाब प्रांत में 15% पानी की कमी बताई जा रही है। अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इसके पीछे कोई सामाजिक राजनीतिक कारण है कि आपको सिंध का पानी पंजाब में देना है तब, जबकि सिंध में खुद 40% पानी की कमी है? देखिए, सिंध को तो उन्होंने सिंध के साथ हमेशा सौतेली माँ का सलूक किया है इन पंजाबी जनरलों ने। आपने देख लिया कि उनके जो बेहतरीन जो सियासी लीडर थे, हालांकि वो उनके बेचारे उनके नौकरियां कर रहे थे, पंजाब के नौकरी में वो लगे हुए थे, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों चाहे बेनज़ीर हों, लेकिन उनके साथ उन्होंने क्या सलूक कर दिया। देखें, ये जो है इस वक्त जो आप जो बार बार शहबाज शरीफ करते हैं, मेहरबानी करके जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट है उसमें एक ही आदमी है जिसका नाम है, अब जो ये जाली जो है, अब ये जो फेल्ड मार्शल जो हैं, ये फील्ड मार्शल जो हैं वही हैं सब कुछ पाकिस्तान के। आप उनको, शहबाज शरीफ को मोदी जी के साथ ना खड़ा करें भाई। ये शहबाज शरीफ जो है, इसके तो भाई इससे सख्त नफरत करते हैं जो नवाज शरीफ हैं। नवाज शरीफ ने देखें वो एग्री नहीं हुआ है कि इसको आपने क्यों जो है ये जो लक़ब, जाली लक़ब दिया है। तो ये आप जो है मेहरबानी करके शहबाज को ख़त्म करिए। सिर्फ कहें कि आसिम मुनीर जो बदमाश है, इसी का। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये आए थे दिसंबर 15 को 2023 को 2023 ये आए थे वाशिंगटन डीसी। आसिम मुनीर थे, उसके साथ उस टाइम आईएसआई के जो चीफ थे नदीम अंजुम, और वो जो उस टाइम जो सफीर थे अमेरिका के डोनाल्ड ब्लूम। ये तीनों मिल के साथ ही एक ही जहाज में अमेरिका आए थे और इसके बाद उन्होंने यहाँ से आशीर्वाद ली कि हम जो है इलेक्शन को हम रिग करेंगे, क्योंकि बाइडेन साहब को जो है इमरान खान नापसंद थे। इमरान खान का नाम तालिबान खान था, तो उन्होंने जो है मैसिवली रिग किया इलेक्शन को। जो इलेक्शन हुए थे पिछले साल, वो तो असल में इमरान खान जीता है। हमें इमरान खान से हमदर्दी नहीं है। मैं आपको बताऊं मजेदार बात, पीटीआई वाले जो है, पीटीआई वाले
मोदी जी का जो है पुतला जला रहे थे और इन्होंने कहा, आसिम मुनीर ने कहा नहीं 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 इनको भी मारे। हमें तो खुशी हुई ये पीटीआई वाले जो बेवकूफ, अच्छा इनके तरफ से आ रहा था यही बात कि भाई ये इंडिया का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। भाई आप लोग अक्ल की नाखुन होश लें। आपके जो है अब जो है होना ये है, लग रहा ये है कि ये आसिम मुनीर शायद इमरान खान को फांसी पे चढ़ा देगा। अब ये पीटीआई वालों की अपनी गलती है कि इन्होंने जो है भारत से खामखा में नफरत करना, हिंदुओं से नफरत करना, इनके जो मेंटेलिटी है ना, मैं आपसे एक अर्ज करूं, ये जो 10 करोड़ पंजाबी जिहादी हैं, मुसलमान जो हैं, उनमें मेरे ख्याल में 1 करोड़ जो हैं ये जिहादी हैं इंतहाई। इस 1 करोड़ जिहादियों को जबरदस्त किस्म से मोचड़े जूते लगने चाहिए। आप जब दिल्ली की सरकार जो इनसे सीजफायर करेगी ना भाई, देखें ये सारा मामला उसमें पड़ जाएगा और ये समझेगी हम जीत गए हैं, हमने शिकस्त दे दी, हमने डरा दिया। इन चीज के इन बकवास को बिल्कुल ही टॉलरेट नहीं करना चाहिए। ये हमारे सबके लिए, हम सबकी बका के लिए खतरा है। इनको शिकस्त मिलनी चाहिए। जिहादी सबसे बड़ी परेशानी है। संजीव श्रीवास्तव मेरे साथ मौजूद है। संजीव साहब, ना आपको ब्रह्मोस चलाने की जरूरत पड़ेगी आने वाले समय में, ना आपको कोई मिसाइल चलाने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको राफेल से हमला करने की जरूरत पड़ेगी। भारत ने पहले पानी रोक दिया तो पाकिस्तान बिलबिला गया। अब पाकिस्तान के अंदर से ही सिंध और पंजाब के बीच पानी को लेकर बवाल हो रहा है तो पाकिस्तान बिलबिला रहा है। अफगानिस्तान भी पानी रोक रहा है, तो क्या प्यासा ही मर जाएगा क्या पाकिस्तान? जी आपने सही कहा। ये जो अफगानिस्तान में भी जो काबुल नदी पर और कुनार नदी पर जो बांध बनाए जाने की जो परियोजना है, शहतूत जो परियोजना है, उसकी वजह से ये जो काबुल नदी का और कुनार का पानी रुकेगा और उससे भी पाकिस्तान को बड़ी मार पड़ेगी। और भारत इस परियोजना को आगे बढ़ाने में अब अपनी मदद देगा। करीब 236 मिलियन डॉलर की जो राशि है वो भारत उन्हें प्रोवाइड करा रहा है। और मैं इसको कहता हूँ कि ये भारत के सरकार के द्वारा जो एक मास्टर स्ट्रोक और एक बड़ी जो डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक जो स्ट्राइक है वो की गई है। और सिंधु जल समझौता तो हमने पहले ही स्थगित किया है और अब अफगानिस्तान भी जिस तरह से पानी को रोकने की योजना बना रहा है, तो ऐसे में तो पाकिस्तान के लिए जल का जो संकट है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा संकट बन करके उभरेगा। ये स्पष्ट रूप से दिखता है क्योंकि ये जो काबुल नदी है ये खैबर पख्तूनख्वा में जो हिंदू कुश पर्वत से होते हुए अफगानिस्तान के रास्तों से आती है। उसका पानी जब रुक जाएगा तो इससे पहले से ही जो सिंधु जल समझौते के स्थगन के बाद जो तनाव की स्थिति है वो और अधिक गहरी हो जाएगी। और ये जो पाकिस्तान ने किया है भारत के खिलाफ साजिशें, उसकी एक कम्प्रहेंसिव जो कॉस्ट है वो पाकिस्तान अदा कर रहा है। ये बात बहुत स्पष्ट है और इस बात को ही भारत ने कहा था कि हम इसकी कीमत जो है बहुत बड़े तौर पर पाकिस्तान को चुकानी होगी। और ये जो कीमत पाकिस्तान आज जल के माध्यम से भी चुका रहा है। एक मिलिट्री स्ट्राइक तो की ही गई है और आगे आने वाले समय के लिए भी एक न्यू नॉर्मल की स्थिति प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है कि यदि पाकिस्तान ने फिर से ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो ये पाकिस्तान के आतंक के ठिकानों और वहाँ के एस्टेब्लिशमेंट में कोई फर्क नहीं करेंगे। आतंकियों और आतंकी पनाहगारों में कोई फर्क नहीं किया जाएगा। इस बात को भी भारत ने स्पष्ट कर दिया है। तो ये जो पाकिस्तान की स्थिति आप देखिए तो चौतरफा वो घिरता जा रहा है। लेकिन देखिए वहाँ के हुक्मरानों की और खासकर वहाँ के जो रियल रूलर्स की, मैं बिल्कुल अमर साहब से सहमत हूँ कि अगर कोई पाकिस्तान में रियल रूलर है तो वो पाकिस्तान की सेना है। पाकिस्तान की सेना ही उसको चलाती है और वहाँ की जो जमहूरियत है वो दिखावे की जमहूरियत है। और डे वन से सेना कभी पर्दे के सामने शासन करती है, कभी पर्दे के पीछे शासन करती है। जब तक बन पड़ता है वो पर्दे के पीछे रहती है। लेकिन अभी जो वहाँ पर पाकिस्तान के आंतरिक हालात हैं, ऐसे में मेरे असेसमेंट के मुताबिक सेना फिर से टेक ओवर कर सकती है। फिर से वहाँ पर एक ये जो फील्ड मार्शल जो कि फील्ड मार्शल, जैसे कि बड़ा अच्छा शब्द इन्होंने यूज किया कि ये जो फील्ड मार्शल हैं ये अब राष्ट्रपति पद को भी हासिल करने की तरफ बढ़ सकते हैं। और इस तरीके मुझे लगता है कि शायद शहबाज शरीफ को भी लगता होगा कहीं ऐसा नहीं कि तख्ता पलट कर दें तो उनको गुदगुदी करते रहो, आवाम में राष्ट्र को संबोधित करते समय उनकी तारीफ करते रहो, संसद में उनकी तारीफ करते रहो। और उनको लगा कि अब युद्ध तनाव खत्म हो गया, सीज फायर खत्म हो गया तो उन्हें फील्ड मार्शल बना दो, तो कम से कम वो ये लगेगा कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, मेरी कुर्सी सुरक्षित रखो। लेकिन अहमद अयूब मिर्जा साहब, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान के 4 पहिए चारों पंचर हैं
अपनी पंचर तो वो जोड़ नहीं पा रहा है, बांग्लादेश की पंचर जोड़ने में लगा हुआ है। ये उसे अपना आईना दिखाई नहीं देता है क्या? देखें, जहाँ तक बांग्लादेश का ताल्लुक है, बांग्लादेश, जब भुट्टो साहब ने बांग्लादेश का दौरा किया था आफ्टर लिबरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बांग्लादेश एज अ सॉवरेन स्टेट, उसके बाद से ही ISI और पाकिस्तान मिलिट्री थ्रू जमात इस्लामी एंड अदर तबलीगी जमात, they have been working hard on creating a section of society as a force that can be used at an appropriate time. और जो हसीना वाजिद साहिबा के खिलाफ मूवमेंट चली है, वो सारी मूवमेंट जो है जमात इस्लामी और इस्लामिक जहादिस्ट जो लोग थे बांग्लादेश के, ये उन्होंने टेक ओवर कर ली थी और उन्होंने फिर इसको रुख दिया। और ये जो आया है यूनुस साहब बैठा है अभी चीफ एग्जीक्यूटिव बन के, और ये सब पाकिस्तान और अमेरिका के जो है ना, ये समझ लें कि पे रोल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है यहाँ, उस पे हैं। और बांग्लादेश को ये यूज़ कर रहे हैं अगेंस्ट इंडिया, लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे क्योंकि ये माइनॉरिटी है। अगर ये मेजॉरिटी होते तो ये इलेक्शन करवाते। वहाँ बांग्लादेश में इलेक्शन क्यों नहीं करवाए जा रहे? इसीलिए नहीं करवाए जा रहे कि इनको इलेक्शन का रिजल्ट पता है कि इलेक्शन में ये बुरी तरह से नाकाम होंगी ये फोर्सेस जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं और प्रो पाकिस्तान फोर्सेस हैं। तो ये अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान और एंटी इंडिया जो मीडिया है, अगर वो बढ़ा चढ़ा के बांग्लादेश को दिखा रहा है कि ये पाकिस्तान की गोद में बैठ गया है, तो ये भी एक किस्म की मिसलीडिंग रिपोर्ट्स हैं। बांग्लादेश के मेजॉरिटी के अवाम जो है वो आज भी इंडिया के जो हेल्प थी उसको कदर की निगाह से देखते हैं, उसको वैल्यू करते हैं। और बांग्लादेश कभी और भी वहां पर इसका असर भी नहीं देखा बनेगा। जा रहा है। कई सारी आवाजें जो वहां से निकल कर आ रही है, लेकिन कुल मिलाकर पाकिस्तान अपने ही घेरे में फंस गया है, उलझ गया है। और जिस बात का जिक्र वो कर रहा था, जब भारत ने पानी रोका था तो कहा गया था कि भारत पानी रोकेगा तो खून की नदियां बह जाएंगी। खुद पाकिस्तान की सरजमी पर पानी को लेकर खून की नदियां बही हुई हैं और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा है सिवाय भाषणबाजी।